मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज मैं आपको पर्यावरण अध्ययन के टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं जो कि आपके शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए रामबाण प्रश्न होने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो यहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को जरूर मिलने वाले हैं, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और आप 20 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब देते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। कहा गया है भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तराखंड या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। भारत में जो पशुओं का सबसे बड़ा मेला है वह है बिहार के सोनपुर में लगता है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए पुष्कर मेला कहाँ लगता है तो वह राजस्थान के अजमेर में लगता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए नेहावा सेवा, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कांडला या फिर ऑप्शन डी विशाखापत्तनम। करेक्ट आंसर यहां पर साथियों हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह है। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा आप लोग, यदि आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है तो बताइएगा कांडला जो कि गुजरात में है, नेहावा सेवा बंदरगाह है मुंबई में है और विशाखापत्तनम बंदरगाह है आंध्र प्रदेश में है। आपको इस तरह से सारे पॉइंट पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है जो भी हमारे वीडियो को देख रहा है भैया वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो साथियों के साथ और पहली बार यदि आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे आपको आने वाले समय में इसी तरह की और भी वीडियो मिलते रहें। कहा गया है गोल क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए टमाटर उत्पादन, ऑप्शन बी आलू उत्पादन, ऑप्शन सी बागवानी उत्पादन या फिर ऑप्शन डी पेट्रोलियम उत्पादन। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। गोल क्रांति का संबंध है साथियों वह आलू उत्पादन से है। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा आप लोग, जो टमाटर उत्पादन का संबंध है वह है लाल क्रांति से, बागवानी उत्पादन का संबंध है सुनहरी क्रांति से और पेट्रोलियम उत्पादन का संबंध है कृष्ण क्रांति या फिर काली क्रांति से। क्लियर हुआ ना सभी को? चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। इनमें से कौन सी नदी रिम्फ घाटी से बहती है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गंगा या फिर ऑप्शन डी कोसी। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। नर्मदा नदी ऐसी नदी है जो कि रिम्फ घाटी से बहती है। आप कहोगे रिम्फ घाटी से बहने वाली नदी कौन सी होती हैं? मेरे भैया ऐसी नदियां जो 2 पहाड़ियों के बीच से बहती हैं उसे रिम्फ घाटी से बहने वाली नदी कहा जाता है। जैसे यहां पर जो नर्मदा नदी है साथियों यह विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से बहती है, अर्थात यह रिम्फ घाटी से बहने वाली नदी होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। पूछा जाए उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? बताइएगा महानदी को। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 5। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए साइटोलॉजी, ऑप्शन बी हिस्टोलॉजी, ऑप्शन सी मायोलॉजी या फिर ऑप्शन डी माइकोलॉजी। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ऊतकों का अध्ययन साथियों हिस्टोलॉजी कहलाता है। इसके साथ साथ आप लोग ध्यान रखिएगा कि कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। ठीक है, मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है मायोलॉजी और कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं।
कौन सा जीव अपना मल को दोबारा खाता है। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन बताना है ऐसा कौन सा जीव है जो अपने मल को दोबारा खा लेता है। ऑप्शन ए गीदड़, ऑप्शन बी खरगोश, ऑप्शन सी पांडा या फिर ऑप्शन डी पेंगुइन। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। खरगोश ऐसा जीव है जो कि अपने मल को दोबारा खाता है। ऐसा वह इसलिए करता है साथियों क्योंकि जो वह खाता है उसको ऊर्जा नहीं मिलती है, केवल उसका पाचन होता है। इसलिए क्या करता है, यह अपने मल को दोबारा खाता है तभी उसको ऊर्जा मिल पाती है। इसलिए यह ऐसा करता है कि अपने मल को दोबारा खाता है जिससे उसको ऊर्जा प्राप्त हो सके, क्योंकि पहली बार में केवल पाचन हो पाता है, उसका ऊर्जा उससे नहीं मिल पाती। यदि आपसे पूछा जाए कौन सा जानवर मांस खाता है तो बताइएगा पांडा। ठीक है। पूछा जाए बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी कौन सा है, बताइएगा पेंगुइन। ठीक है। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय झंडे को कब अपनाया गया था। ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 या फिर ऑप्शन डी 14 सितंबर 1949। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा हमारा ऑप्शन बी के साथ। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारतीय झंडे को अपनाया गया था। क्लियर हुआ ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। बरगद के तने से लटकने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं। ऑप्शन ए परजीवी जड़ें, ऑप्शन बी स्तंभ मूल, ऑप्शन सी बलयाकार जड़ें या फिर ऑप्शन डी अपस्थानिक जड़ें। साथियों आप लोगों ने बरगद का वृक्ष जरूर देखा होगा। उसमें आप लोगों ने देखा होगा साथियों कि उसमें से इस तरह से जड़ें होती हैं साथियों, वो लटकती हुई होती हैं साथियों। तो साथियों ये जो जड़ें होती हैं लटकती हुई, इनको चलिए भाई इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। ग्रांड ट्रंक रोड जोड़ती है। बताना है ग्रांड ट्रंक रोड किसको जोड़ती है। ऑप्शन ए चेन्नई से महाराष्ट्र को, ऑप्शन बी अमृतसर से कोलकाता को, ऑप्शन सी मेघालय से गुजरात को या फिर ऑप्शन डी वाराणसी से चेन्नई को। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ग्रांड ट्रंक रोड साथियों यह अमृतसर से कोलकाता को जोड़ती है। पूछा जाए ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था तो बताइएगा शेर शाह सूरी ने। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 10। शक्कर का कटोरा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा हमारा ऑप्शन बी के साथ। उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरा कहा जाता है। ये बात तो हो गई हमारे भारत के लेवल पर। यदि आपसे पूछा जाए विश्व में शक्कर का कटोरा किसे कहा जाता है तो बताइएगा क्यूबा को। ठीक है, जब विश्व की बात की जाए तो। ओके। चलिए प्रश्न क्रमांक 11। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है। ऑप्शन ए हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन बी ग्लाइकोसेमिया, ऑप्शन सी मिनी माता, ऑप्शन डी विल्सन। तो करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। पागल कुत्ते के काटने से साथियों हाइड्रोफोबिया या फिर रेबीज बीमारी हो जाती है। ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए मिनी माता रोग किससे फैलता है तो पारा युक्त जल पीने से मिनी माता रोग होता है। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 24 दिसंबर को, ऑप्शन बी 26 नवंबर को, ऑप्शन सी 9 अक्टूबर को या फिर ऑप्शन डी 28 फरवरी को। तो यहां पर साथियों जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा हमारा ऑप्शन बी के साथ। 26 नवंबर को साथियों राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वर्गीस कुरियन के जन्म दिवस पर। यदि आपसे पूछा जाए श्वेत क्रांति का संबंध किससे है तो बताइएगा दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, वर्गीस कुरियन को। ये आपको दोनों पॉइंट पता होने चाहिए। चलिए
प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। सुनामी किसके द्वारा होती है? ऑप्शन ए भूस्खलन, ऑप्शन बी भूकंप, ऑप्शन सी ज्वालामुखी या फिर ऑप्शन डी सूर्य ग्रहण। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा हमारा ऑप्शन बी के साथ। सुनामी साथियों भूकंप के द्वारा उत्पन्न होती है। देखिए साथियों, सुनामी क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जब समुद्र के तल में साथियों क्या होता है, भूकंप आता है, तभी सुनामी घटित होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा साथियों आप लोग, जो चंद्र ग्रहण होता है वो हमेशा पूर्णिमा को होता है और सूर्य ग्रहण होता है साथियों अमावस्या को, ठीक है। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को। और जो चंद्र ग्रहण होता है वो होता है पूर्णिमा को। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऑप्शन ए नेक्स्ट ओलंपिया, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी गैनीमीड या फिर ऑप्शन डी टाइटन। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत नेक्स्ट ओलंपिया है, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो बताइएगा माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। पूछा जाए सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, बताइएगा गैनीमीड, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। टाइटन किसका उपग्रह है, तो बताइएगा शनि का, ठीक है। इसी तरह से साथियों आपको सारे क्वेश्चनों को तोड़ तोड़ कर पढ़ना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, ये बात दिमाग में बिठा लो, ठीक है। निश्चित ही साथियों आपको सिलेक्शन जरूर होगा यदि आप इस तरह से पढ़ते हैं तो। चलिए प्रश्न क्रमांक 15। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन ए 70%, ऑप्शन बी 80%, ऑप्शन सी 90% या फिर ऑप्शन डी 60%। तो साथियों यहां पर जो करेक्ट आंसर है हमारा वो जाएगा हमारा ऑप्शन सी के साथ। देखिए इस बात को समझ लीजिए साथियों, जो हमारा रक्त या ब्लड होता है साथियों वह है प्लाज्मा और रुधिर कणिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। हमारा रक्त क्या है? प्लाज्मा और रुधिर कणिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसमें साथियों प्लाज्मा का परसेंटेज होता है 55% और रुधिर कणिकाओं का संबंध होता है 45%। तो साथियों जो प्लाज्मा होता है इसमें क्या है? 90% भाग जल होता है, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। पेट्रोलियम में किसकी बहुलता होती है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी प्रोपेन, ऑप्शन सी ब्यूटेन या फिर ऑप्शन डी एथेन। तो साथियों पेट्रोलियम में क्या है? ब्यूटेन की बहुलता होती है, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए पेट्रोलियम का संबंध किससे है, कौन सी क्रांति से है, तो बताइएगा काली क्रांति या फिर कृष्ण क्रांति से है। साथियों जो सिगरेट का लाइटर होता है उसमें कौन सी गैस होती है, तो बताइएगा ब्यूटेन गैस होती है। और जो हम घरों में साथियों रसोई गैस जो एलपीजी गैस होती है, जिसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसके जो मुख्य घटक होते हैं साथियों वो ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं, ठीक है। जिसमें ब्यूटेन अधिक मात्रा में होता है और प्रोपेन थोड़ी उससे कम मात्रा में होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 17। और क्लास में भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे हमें पता चल सके आखिर हमारे द्वारा आपको जो कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है उसमें कोई कमी है तो हम उसमें सुधार कर सकें, ठीक है। पठारी महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए एशिया महाद्वीप को, ऑप्शन बी यूरोप महाद्वीप को, ऑप्शन सी अफ्रीका महाद्वीप को या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को।
तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा हमारा ऑप्शन सी के साथ। अफ्रीका महाद्वीप को साथियों पठारी महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि साथियों अफ्रीका महाद्वीप में क्या है, सबसे अधिक पठार पाए जाते हैं, इसलिए इसको भैया पठारी महाद्वीप कहा जाता है। इतना सही तो लॉजिक है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गोरे, ऑप्शन बी ग्रेड, ऑप्शन सी जोन या फिर ऑप्शन डी ग्लोब। तो देखिए साथियों, देखिए जो इस तरह से साथियों रेखाएं खिंची होती हैं इनको कहा जाता है साथियों अक्षांश रेखाएं। ठीक है, ये होती हैं अक्षांश रेखाएं। और साथियों जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इस तरह से, इनको कहा जाता है साथियों देशांतर रेखाएं। तो ध्यान रखिएगा, दो अक्षांशों के बीच की दूरी है साथियों, इनको कहा जाता है जोन। क्या कहा जाता है? जोन। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तो बताइएगा गोरे। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। यूरिया किसके द्वारा रक्त से अलग किया जाता है? ऑप्शन ए अमाशय, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी वृक्क या फिर ऑप्शन डी यकृत। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा। वृक्क के द्वारा यूरिया अलग किया जाता है रक्त से। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा, वृक्क में क्या है, रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है और साथ साथ क्या होता है, वृक्क के द्वारा ही रक्त से यूरिया को अलग किया जाता है। ठीक है, जो कि बाहर निकाल दिया जाता है अपशिष्ट के रूप में। ठीक है साथियों, यदि आपसे पूछा जाए कि मानव अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बताइएगा HCl अम्ल अमाशय में पाया जाता है, अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 20। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? ऑप्शन ए वान झील, ऑप्शन बी मृत सागर, ऑप्शन सी कैस्पियन सागर या फिर ऑप्शन डी बैकाल झील। तो साथियों इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है कि विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है। ठीक है, यदि पता है तो कमेंट करें, नहीं पता है तो आप कहीं से सर्च करें, फिर आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी आपका स्कोर रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।